नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, जो कि हर साल पीसीएस का नोटिफिकेशन आता है। पीसीएस होता है आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विस, के अंदर बहुत सारे पोस्ट आपके आते हैं। उसके अंदर रिक्रूटमेंट होती है, आपका एक एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम, फिर मेन, उसके बाद इंटरव्यू और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी ये जॉब होती है इन पोस्टों पर, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो होगा। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है आपके पीसीएस के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि भाई पीसीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा। पीसीएस ये 2024 वाले ईयर का है, मतलब जो अब आप सुन रहे हो, आप अभी 2024 वाले ईयर का ही एग्ज़ाम दोगे। और इसमें पीसीएस इसको बोला जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, इस एग्ज़ाम का नाम है। और ये यूपीपीएससी द्वारा हर साल आपके स्टेट में, यूपी में कराया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में कराया जाता है। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इस जॉब के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी, स्टेट गवर्नमेंट में सबकी सब जॉबें होंगी, सारी की सारी पोस्टें, बहुत सारे पोस्ट इसमें निकाले गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे बड़े बड़े सारे ही पोस्ट अपर लेवल के हैं, सबके सब पीसीएस में आ रहे हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसीज 220 दी गई हैं। यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश राज्य में वैकेंसीज दी गई हैं और 220 पोस्टें दी गई हैं। अलग अलग पोस्टें हैं दोस्तों, अलग अलग पोस्टों की अलग अलग वैकेंसीज बताई गई हैं। क्वालिफिकेशन भी अलग अलग पोस्टों की अलग अलग है। तो आपको सारा कुछ बताऊंगा कि क्या पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं आपसे, क्या एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। मेन बात यह है, इसमें ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकेंगे या नहीं, ये चीज़ें मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ क्लियर कर दूंगा। ऑल इंडिया मीन्स ये है कि आप पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, ये चीज़ें मैं आपको वीडियो के आगे ही क्लियर कर दूंगा। तो सभी लोग, चाहे वो हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका या देश में किसी भी जगह में रह रहे हो या किसी भी जगह के हो, उन सभी के लिए वीडियो खास रहेगा, भारत देश के लिए। तो आप लोग ध्यान से सुने। नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सैलरी, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फीस और सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर होंगी। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने। प्री का नोटिफिकेशन आया, आपको पता ही है। जैसे कि आप देखते ही हो, जो जैसे कि आपका सिविल सर्विस यूपीएससी जो होता है, उसमें भी पहले प्री का नोटिफिकेशन आप देखते हो, फिर मेंस का अलग देखते हो, और उसके बाद आप अलग से फिर उसका इंटरव्यू का स्केड्यूल देखते हो, और उसके बाद आप उसके इंटरव्यू के बाद ही उस जॉब को लेते हो। तो इसी तरीके से ये वाला जॉब है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। हाँ, बस ये है कि दोस्तों, ये आपका स्टेट के अंदर जॉब है सारी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये जॉबें होंगी सारी। 220 वैकेंसीज इन्होंने दी हैं। 2024 में 220 लोगों को पूरे राज्य में, सिर्फ 220 लोगों को ये इन पोस्टों पर रिक्रूट करेंगे, जो कि पीसीएस के अंदर दी गई है। मैं आपको सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दे दूंगा। रही बात इस जॉब से जुड़े हुए हर लिंक की, वो वीडियो के नीचे आपको दिया गया है। ये वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है। और अभी आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश आपके राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज में आप देख पाओगे इनका मेन ऑफिस। प्रयागराज यूपी स्टेट में जगह है, और वहाँ पर कस्तूरबा गांधी मार्ग नाम की जगह पर आप इनका कमीशन का मेन ऑफिस देखोगे, मतलब कि इनका कमीशन वहाँ पर है, और ये वहीं से ही अपने जो है रिक्रूटमेंट निकालते हैं यूपीपीएससी के अंदर जो भी आते हैं। ये आपके राज्य में जो भी आप पब्लिक को, यानी कि जो लोग रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं राज्य में, उनको जो भी सर्विस देने हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो आपका यहाँ होगा। तो आपके जितने भी पोस्ट निकाले गए, वो आप सभी लोग पब्लिक को सर्विसेज दे रहे हो। पब्लिक पब्लिक मीन्स जो लोग हैं, अलग अलग लोग पूरे राज्य में रह रहे हैं, उन लोगों को आप ये चीज़ें दे रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जॉबें होंगी। रही बात, आप इसी तरीके से इस नोटिफिकेशन को व्हाट्स न्यू में भी देख पाओगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, नोटिस बोर्ड में भी मिल जाएगा, मतलब इस वेबसाइट पर ही आपको 4 से 5 ऐसी जगह होंगी जहाँ पर यही सेम नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलिए, तो मैं आपके साथ पहले नोटिफिकेशन डिस्कस कर देता हूँ। 2024 का है, इसमें बोल रहे हैं कंबाइंड स्टेट
अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, पीसीएस इसको बोलते हैं आप लोग। पीसीएस एग्जाम जो होता है आपका, जो कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम होता है, और ये अपर पोस्ट है, अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज में आ रही है सारी पोस्टें। इसके लिए एग्जाम होगा, उसका नोटिफिकेशन आ गया है 1 जनवरी। कल से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 1 जनवरी से, और इसमें जो है आपको 29 यानी कि 29 जनवरी लास्ट डेट दिया है। तो दोस्तों सभी लोग इस डेट तक फॉर्म भर लेना। अच्छा ठीक है, पेमेंट के लिए इन्होंने ये डेट रखी है, और लेकिन आपका फॉर्म सबमिशन के लिए 2 फरवरी रखी है, यानी आपको पूरा 1 महीने का समय दिया गया है इसमें फॉर्म भरने के लिए। अगर आपसे फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2024 के बीच में इसमें आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन याद रखें कुछ ही डिटेल में आप लोग करेक्शन कर पाओगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट। ओटीआर कर ले अपना, यूपीपीएससी के वेबसाइट पे ओटीआर होता है, आपको नया वीडियो तुरंत आएगा, इसमें ओटीआर आपको कैसे करना है और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको बताया जाएगा, जिसमें बता दूंगा मैं कि ओटीआर कैसे होता है। यूपीपीएससी में एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि एक ही बार होता है, लोग बार बार नहीं कर सकते। यूपीपीएससी के वेबसाइट पे एक ही बार ओटीआर हो जाएगा, उसको तभी वो ओटीआर कहा जा रहा है। और इसके बाद आप लोगों को अलग अलग जॉब जो भी यूपीपीएससी की तरफ से आने वाले समय में आती हैं, तो आप लोगों को उसके लिए फिर बार बार अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। बिना ओटीआर के आप लोग फॉर्म जमा नहीं कर सकते हो, तो ओटीआर जरूर कर लेना। जिन लोगों को परेशानियां आए आप कमेंट में बताएं, तो ओटीआर करके आपको बताया जाएगा। 72 घंटे बिफोर द सबमिशन इन्होंने बोला है, मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम, देखिए जैसे फॉर्म का लास्ट डेट देख रहे हो ना आप, तो फॉर्म के लास्ट डेट से 3 दिन पहले तक ही आप ओटीआर कर सकते हो। इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है, मतलब कि जैसे फॉर्म का लास्ट डेट यहाँ पर कह रहे हैं 2 फरवरी कह रहे हैं, इसका मतलब इसके 3 दिन आप पीछे जाओगे, यानी 72 आवर्स मीन्स 3 डेज बिफोर आप इससे आ जाते हो, यानी कि करीब करीब आप ये समझो कि जनवरी 29-28 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ओटीआर के बिना आप लोग फॉर्म जमा नहीं कर पाते हो, वो एक चीज़ है। आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग फॉर्म भरने की तरफ जाओगे पीसीएस का, वहाँ पर आप अपने फोटो साइन को अपलोड करोगे, अपने क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, और एंड में फीस पेमेंट भी करोगे, और इसके बाद सबमिशन के बाद अपने सारे डिटेल डाल देना, क्वालिफिकेशन, नाम, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ ये ओटीआर में हो जाता है। और उसके बाद जब आप फॉर्म भरने जाते हो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, ओटीआर के बाद ही आपसे फीस पेमेंट कराते हैं रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद, और उसके बाद आप फॉर्म भरने की तरफ बढ़ते हो। और उसके बाद फॉर्म जमा करने के बाद, फॉर्म सबमिशन के बाद उसका एक प्रिंट जरूर ले, उसका कॉपी, वो आपको ध्यान रखना है। एंड ठीक है भाई, इसमें ये इनका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन है, प्री का नोटिफिकेशन है, इसमें एक मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद जॉब, 4 तरह के प्रोसेस है। आप समझ रहे होंगे, प्री, मेंस, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉब, ये 4 चीज़ें हो जाने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट यहाँ पर आपके स्टेट यूपी में दिए गए हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी ये लोग आपके डॉक्यूमेंट्स की या किसी भी चीज़ की वो तभी मांगेंगे जब, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एग्जाम के बाद, तो उस समय पे ये सब चीज़ें आपसे मांगते हैं कि भाई अपना फॉर्म का प्रिंट दिखाओ, आपके जो भी फॉर्म लगाए गए थे, कास्ट रिजर्वेशन के हो या किसी भी चीज़ के, आप जो भी फॉर्म में बता रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स दो। ओरिजिनल भी मांगते हैं, एक सेल्फ अटेस्टेड मीन्स ये हो जाता है कि आप लोग उसका फोटो कॉपी भी दिखा दोगे, बस ये रहता है फोटो कॉपीज़ वाले पेपर पर आपको साइन कर देने हैं, तो वो आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है बस। स्पेशल नोटिस दिया है, कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा फीस के लिए भी और फॉर्म के लिए भी। अगर वो भर रहा है तो अपने ही रिस्क पर भरे, अपने ही इंटरेस्ट पर भरे, ये चीज़ें कह रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं इस नोटिफिकेशन में। आपसे यही कहा जा रहा है, आप लोग पहले नोटिफिकेशन देखें, उसके बाद अप्लाई करें ऑनलाइन। एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड इन 4 स्टेज, 4 स्टेज में फॉर्म कंप्लीट होगा। पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस ये बता रहे हैं। सेकंड स्टेज में आप लोग फीस पेमेंट कर लेना, वही सब बताया जा रहा है। थर्ड स्टेज में आप, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, थर्ड स्टेज में आपसे फीस पेमेंट हो जाएगा, और फोर्थ स्टेज में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दोगे। बस यही 3 से 4 स्टेप आपसे करवाएंगे। रिजर्वेशन के फ़ायदे यूपी राज्य के जो भी SC ST हैं, OBC हैं या रिजर्व कैटेगरी में, उनको मिल जाएंगे, और दूसरे राज्य वालों को नहीं मिलेंगे रिजर्वेशंस के बेनिफिट।
नोट में एक बार आप ये लोग चीज़ें ध्यान दे लेना इन सब पॉइंटों पे। कैंडिडेट ऑफ एनी रिजर्व कैटेगरी, तो ये चीज़ें समझ आती होंगी सभी लोगों को। रिजर्वेशन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए है, और राज्य के लोग जितने भी हैं, जितने भी निवासी हैं, एससी एसटी हैं राज्य यूपी में, उन लोगों को फ़ायदे मिलेंगे। सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश राज्य के रिजर्व को मिलेंगे। याद रखें, आप परमानेंट रेजिडेंट हो यूपी के तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। बाकी आप सारे पॉइंट एक बार यहाँ से देखते हुए चलेंगे। सच एप्लीकेंट विल ऑब्टेन, देखिए जो लोग आर्मी या नेवी एयरफोर्स से आ रहे हैं और इधर काम करना चाह रहे हैं, इस वाले पोस्टों पर जाना चाह रहे हैं, मतलब आप अगर एक्स सर्विसमैन हो और आप अगर इधर आते हो, तो आप लोगों के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे वो आपके ये पॉइंट में लिखे हुए हैं। सेक्शन ए वाला आप ये रीड करते हुए चलेंगे। सेक्शन ए और बी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैरिटल स्टेटस में आपको बताता हूँ, मेल कैंडिडेट जो कि शादी शुदा होने के बाद भी एक से ज़्यादा वाइफ के साथ लिविंग में है, तो वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। सेम फीमेल लोगों को भी यही चीज़ें याद रखनी है, यानी कि ऐसे में आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे, आप एलिजिबल नहीं हो जब तक आपके ऑनरेबल गवर्नर यानी कि आपके राज्य के जो एलजी हैं वो इस चीज़ की परमिशन ना दे दें आपको फॉर्म भरने की, तब तक अगर वो कहते हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये रहेगा कि कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी से आपने अगर कर रखी है, यानी कि आप अगर 29 जनवरी से पहले पहले अगर किसी भी बैचलर डिग्री पास हो किसी भी फील्ड में, तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन याद रखें, कुछ पोस्टों के लिए इन्होंने एक्चुअली अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखे हैं, ठीक है। तो मैं हर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बताया था, लेकिन अगर आपको इनमें से पीसीएस के अंदर किसी भी पोस्ट में जॉब चाहिए तो मिनिमम आपकी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सपोज आप बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग और बीए, या फिर आप एलएलबी करे हुए हैं, कोई भी ग्रेजुएट है किसी भी फील्ड से, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ, आप लोग फॉर्म आप एलिजिबल हो, लेकिन सब पोस्टों पर एलिजिबल हो उसके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर आपको स्टैटिकल ऑफिसर बनना है उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर सर्विस ग्रेड सेकंड में सेक्शन सी स्टैटिस्टिक्स ब्रांच में, तो आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर। यानी कि आप अगर जो है एमएससी मैथ्स होंगे या मास्टर एमकॉम इन मैथ्स होंगे, मतलब कि बेसिकली आपका डिग्री मास्टर हो और मैथ्स में हो, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड, और उसी को डिटेल्ड में ले जाते हैं इस वाले फील्ड में। एंड और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज्ड बाय लॉ, मतलब कि इंडिया में जो भी लॉ बनाया गया है, जो भी रूल चल रहे हैं वो पूरे देश में, उसके रिगार्डिंग आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, या फिर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिए, आप लोग इसमें एलिजिबल हो इस वाले पोस्ट के लिए। सीरियल नंबर सेकंड असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड सेकंड, ये पोस्ट का नाम है, और इसमें आपको एक यूनिवर्सिटी से जो है यहाँ पर 1 का ए, देखिए आप देखोगे 1, या 1 देख रहे हो, इसका ए मतलब कि आप लोग किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट होने चाहिए, ये इन्होंने कह दिया है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर, या फिर आप देखिए, या फिर बोल रहे हैं, या तो आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, या फिर आपके पास डिग्री हो साइंस में विद फिजिक्स के साथ। सपोज एमएससी फिजिक्स है, एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या फिर बीटेक इन एमटेक इन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ऐसे एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज्ड बाय, ठीक है। दूसरे मतलब दूसरे देश की यूनिवर्सिटी से भी लोग अगर पास हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी रिटर्न इन, आपको हिंदी लिखना आना चाहिए इन देवनागरी देवानागरी नागिरी स्क्रिप्ट, ये एक स्क्रिप्ट है हिंदी में, आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए, तो ये आप फॉर्म भर सकते हो इस वाले पोस्ट के लिए। चलिए भाई, मैं आपसे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था 4 स्टेज में फॉर्म भरने हैं, तो आप इधर से ऊपर आ जाओ तो चौथा स्टेज आपको यहाँ बताया गया है कि फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंट ले लेना, ठीक है भाई। इनका नोटिस कुछ इस तरीके से आप देखोगे, इन्होंने जो पेज में दिया है वो आधी डिटेल इधर दी है, उसके बाद फिर आधी डिटेल इधर दी है, तो इस तरीके से है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ये ली जाएगी, जो भी लोग यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस है और रिजर्व्ड है, वो लोग एग्ज़ाम की फ़ीस ये कह रहे हैं, मतलब आप लोग अगर यूआर में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, या फिर ओबीसी में आ रहे हो,
तो आप लोगों को 115 रुपीज़ 25 रुपीज़ देने हैं। उसमें से 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और 100 रुपीज़ आपके फॉर्म का फ़ीस है। SC ST को 40 प्लस 25 यानी 65 रुपीज़ देने हैं, और डिसेबल्ड को सिर्फ 25 रुपये देने हैं, और एक्स सर्विसमैन को 65 रुपये देने हैं। और याद रखें, रिजर्व सिर्फ राज्य के रिजर्व को मिलेंगे फ़ायदे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका पूरे, आप यूपी स्टेट में, आप अलग अलग जिले में इसके सेंटर देखने वाले हो इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम के। और उसके बाद आपका टू द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, उसके बाद आपका मेंस रिटर्न एग्जाम होगा। फिर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू कराएंगे ये, ठीक है। और उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाकर आपको जॉबें दे देंगे। इस तरीके से रिक्रूटमेंट चलेगा, बहुत सिंपल सा रिक्रूटमेंट है, आपको समझ आता होगा। इस सिर्फ और सिर्फ यूपी राज्य में ही अलग अलग जगह पर सेंटर देखने को मिलेंगे इस रिक्रूटमेंट में। प्रेजेंटली आप अगर वैकेंसी जो यहाँ पर देख रहे हो, इसमें 220 वैकेंसीज टोटल दी गई हैं। टोटल मतलब 220 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब कि ये जो वैकेंसीज बता रहे हैं, इसमें अगर हो सकता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने को मिल जाए, अगर होता है तो वो हो सकता है, ये इन्होंने क्लियर कहा है। और एक चीज़ और ये कह रहे हैं, ये पोस्ट जो है वो इंक्लूड है अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम के अंदर आ रही हैं। 6th पे स्केल लेवल दिया जाएगा सैलरी में, यानी कि आपको जो ग्रेड पे आपको 4600 रुपये का मिलेगा। एक्सेप्ट नेब, जो आपका नेब तहसीलदार का पोस्ट आप यहाँ पर देखोगे, उनका ग्रेड पे 4200 ही है, बाकी पोस्टों का ग्रेड पे 4600 है। और 15 आप ये कह रहे हैं 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक का ये सैलरी देंगे। और साथ में ये कह रहे हैं कि ग्रेड पे जो है हम 5400 देंगे, ठीक है, ये इन्होंने बताया है। तो आप ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। डिप्टी कलेक्टर, देखिए यहाँ पर क्या क्या पोस्ट है मैं आपको बता दूँ। डीसी है, डीएसपी है मतलब डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, ट्रेजरी एंड केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी डेवलपमेंट ब्रांच, और सुपरिंटेंडेंट जेल, और मैनेजर क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे स्मॉल इंडस्ट्रीज़, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट नगर आयुक्त, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएट DIOS एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आप देखोगे। और साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, देखिए कितने सारे पोस्ट पर ये कह रहे हैं, यहाँ से सारे पोस्ट आपको दिख रहे होंगे। इसमें आपका तहसीलदार भी है, नेब तहसीलदार बताई जा रही है, डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। देखिए डिस्ट्रिक्ट लगा रहे हैं ना जिस पोस्टों के आगे, मतलब कि वो ऑफिसर सिर्फ उस जिले की पोस्ट उस जिले को ही संभालने वाला है। बेसिकली आप अगर देखते हो उत्तर प्रदेश राज्य में अलग अलग जिले देखोगे, तो उसमें से ये जो डिस्ट्रिक्ट वाले पोस्ट हैं बेसिकली ये क्लियर कर रहे हैं कि वो आपकी पोस्ट सिर्फ उस जिले तक की सीमित है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोग देख लोगे, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर ये दिखाए जा रहे हैं, इन सभी पे रिक्रूटमेंट होगा, ये इन्होंने कहा है। आउट ऑफ ऑफर्स वॉट पेड द, ठीक है, जितनी भी सारी पोस्टें बताई गई उसमें कह रहे हैं ऑफ दोज पोस्ट विच हैव, ये कह रहे हैं रिसीव टिल डेट आर इंक्लूडेड फॉर दिस एग्जाम। देखिए कह रहे हैं इसी एग्जाम के रिक्रूटमेंट में इन पोस्टों को और भी जोड़ सकते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं नोटिफिकेशन में, सारे अभी जो 220 वैकेंसीज आई हैं वो हर पोस्ट के नहीं आए, लेकिन आप देखोगे आपके जो PCS एग्जाम होता है UPPSC राज्य में, जो PCS रिक्रूटमेंट होती है उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं दोस्तों, ये सारे पोस्ट उसी के अंदर आते हैं। लेकिन अभी तक आप देखोगे कि इन्होंने बहुत ही कम पोस्ट आए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं जैसे जैसे फॉर्म की डेट आखिरी तक आती है, यह कह रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, which have been received till date are included for this। इस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम में इन पोस्टों को भी जोड़ लिया जाएगा अगर आगे आने तक आ जाती हैं, ये पोस्टें खाली हो जाती हैं। इफ़ एनी रिक्विजिशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द
ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इज आर रिसीव्ड बिफोर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स में ऑल्सो भी इंक्लूडेड। देखिए इन्होंने क्लियर कहा है, आप अगर देखोगे एक प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन आपका आ गया, ये कह रहे हैं प्रीलिम्स रिजल्ट आने से पहले ही अगर ये पोस्टें खाली हो जाएंगी जो बाकी और रखी हुई हैं उनको भी इसमें भर देंगे रिक्रूटमेंट में। अब वो कितनी वैकेंसीज होगी वो मैं आइडिया नहीं लगा सकता, लेकिन आप अगर प्रीवियस डेटा उठाकर देखोगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि 2024 में कितना वैकेंसीज आएंगे। रिजर्वेशन राज्य के देखिए, आप देखिए रिजर्वेशन जो है SC ST ऑफ यूपी, इन्होंने साफ यूपी यूपी लिखा हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर तो ये क्लियर इस चीज़ को बताते हैं कि हम सिर्फ राज्य के ही रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर फायदे देंगे, चाहे उनके एज में हो, वैकेंसीज में हो, क्वालिफिकेशन में हो, सैलरी में हो या दूसरी चीज़ों में हो। ठीक है, और मैंने आपसे ये वाला पॉइंट अभी डिस्कस किया था, ये वाला OTR वाले और ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा। मैं आपसे क्वालिफिकेशन डिस्कस कर चुका था, मैं 2 पोस्टों तक आ गया था। हम इसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट वाला पोस्ट था उसके लिए क्वालिफिकेशन आपसे डिस्कस हुई थी अभी। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा पोस्ट है मैनेजमेंट ऑफिसर मैनेजर एस्टेट डिपार्टमेंट में। इस कैंडिडेट को इस वाले पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए प्लस इन होटल मैनेजमेंट में एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने डिप्लोमा करा है होटल मैनेजमेंट में या फिर एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपकी बैचलर डिग्री है होटल मैनेजमेंट में तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। डिप्लोमा जरूरी नहीं है, आपकी अगर डिग्री ही HM में है होटल मैनेजमेंट में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सब रजिस्ट्रार करके एक पोस्ट है, लॉ ग्रेजुएट चाहिए होगा, LLB पास वाला कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेगा या भरेगी, मेल फीमेल दोनों ही। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एक पोस्ट है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपकी, या तो आर्ट्स में हो, साइंस में हो, या कॉमर्स में हो, या टेक्नोलॉजी में हो। सपोज टेक्नोलॉजी में जैसे BCA BTech ये टेक्नोलॉजीज़ की डिग्रीज हो जाती हैं, और अगर बात करें कॉमर्स में जैसे BCom BSc BA ये सब आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस की अलग डिग्री हो गए। तो इस तरीके से लोग कर सकते हैं। एटलीस्ट डिग्री आपकी टेक्सटाइल में तो होनी ही चाहिए, बैचलर डिग्री, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है भाई, हाँ बाकी आप ये एक बार पॉइंट रीड कर लेना जो नोट में दिए हुए हैं सारे। फिजिकल मेजरमेंट चाहिए होगा कुछ पोस्टों के लिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। जैसे कि इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स और एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सारे पोस्ट जो आप देखोगे। अगर आप मान लीजिए DSP, अभी यहाँ पर वैकेंसी DSP का है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए DSP का भी आता है तो DSP के लिए आपके पोस्ट के लिए ये रहेगा कि मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। चेस्ट साइज जो रहेगा वो 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और प्लस एक्सपेंशन के साथ वो 89 सेंटीमीटर जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का बीच में जो है गैप आना चाहिए, विदाउट और विद एक्सपेंशन के साथ। ठीक है भाई, और ST लोग जितने भी होंगे उनका 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। ये DSP पोस्ट के लिए बताया जा रहा है, बाकी आप सब लोग यहाँ से देख लेना। महिलाओं के लिए हाइट बताया है इन्होंने, महिलाएं याद रखें, महिलाओं का वेट 40 kg प्लस होना चाहिए DSP पोस्ट के लिए। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड पोस्ट के लिए कर रहे हो तो आपको मेल को 165 सेंटीमीटर हाइट, और बाकी आप चेस्ट वाला देख लेना। महिलाओं के लिए भी आप यहाँ से देख लेना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड वाले पोस्ट के लिए महिला कैंडिडेट को कहा जाता है कि उनका हाइट 150 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, प्लस जो उनका चेस्ट मेजरमेंट जो मेज़र करा जाएगा वो ये देखा जाएगा कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और विद एक्सपेंशन के साथ उनका जो चेस्ट मेजरमेंट आएगा वो 84 सेंटीमीटर जाना चाहिए, यानी कि उनके में भी 5 सेंटीमीटर गैप रखा जाता है। और बता दूँ, और फॉर द कैंडिडेट ऑफ ST और कैंडिडेट्स ऑफ कुमा कुमायून, जो कुमायूं हैं एंड गढ़वाल डिविजन्स के हैं वो कैंडिडेट्स, प्लस जो ST लोग हैं उन लोगों को 160 सेंटीमीटर हाइट लेंगे, और प्लस ये 84 से 89 सेंटीमीटर चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर रहेगा आपका। सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के लिए भी आप देख लेना, एक्साइज इंस्पेक्टर का अलग है, सब पोस्टों का अलग अलग इन्होंने दे रखा है। ठीक है, मैं एज लिमिट बता दूं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं 21 से लेकर 40 के बीच के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, याद रखें। ये एज आपका रखा गया है, इन्होंने बता दिया है कि इतने से इतने के बीच वाले लोग, 21 से 40 के बीच वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। रिलैक्सेशन एज में राज्य के SC ST को 5 साल मिलेंगे, OBC को 3 साल, जो भी इन्होंने बताया वही चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, हाँ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनमें रिलैक्सेशन मिल जाएंगे आपको। सम इंफॉर्मेशन अबाउट कंबाइंड स्टेट और मेंस रिटर्न एग्जाम, अब इन्होंने मेंस के बारे में बताया। भाई मेंस में कौन लोग पहुंचेंगे, जो लोग प्री पास कर जाएंगे वो लोग मेंस एग्जाम देंगे।
और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मेंस का नोटिफिकेशन जब भी आएगा उसकी फीस जो ली जाएगी वो यूआर वालों से, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व वालों से 200 रुपये ली जाएगी, और प्लस 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज ले लेंगे। SC ST से ये यहाँ पे लेंगे 105 रुपये लेंगे, राज्य के SC ST से, और डिसेबल्ड वालों से, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी वालों से ये फीस सिर्फ 25 रुपये लेंगे, जो प्रोसेसिंग चार्ज लेंगे, फॉर्म का फीस नहीं लेंगे। मेंस के लिए बता रहा हूँ, सभी लोग यहाँ से फीस अपने रीड कर लेना। देखिए, जो आपको प्रीलिम्स में रोल नंबर मिलेगा वही आपका मेंस में रोल नंबर होगा, रोल नंबर चेंज नहीं होगा, सेम रोल नंबर से आप आखिर तक रिक्रूटमेंट में जाओगे, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ये भी इन्होंने बता दिया। मेंस के तुरंत बाद ये आपका इंटरव्यू लेंगे, जो लोग मेंस पास कर जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा। प्रेफरेंस अलग अलग पोस्टों की पूछी जाएगी आपसे इंटरव्यू के समय पे, इंटरव्यू ट्रीटेड फाइनल। आपसे इंटरव्यू जब होगा ना, तो इंटरव्यू से पहले ये बोलेंगे कि आप प्रेफरेंस बता दो कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, कौन से पोस्ट पर जॉब चाहिए। आपने जो प्रेफरेंस बताया और आपके रिजल्ट के बेस पर, आपके दिए हुए प्रेफरेंस के बेस पर, और वहाँ पर वैकेंसीज वैकेंट है उसको देखते हुए आपको जॉब देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड दिखाने हैं इंटरव्यू के समय पर, ठीक है। जो लोग मान लीजिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी विभाग में, उनको NOC सर्टिफिकेट सबमिट करना है फॉर्म के अंदर ही, जो ये प्रूफ करे कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इस जॉब पे अप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, एक बार इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए यहाँ पे, आप एक बार रीड कर लेना है सारे पॉइंट। हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। ये सारे पॉइंट आप देख लेना है, पूरे 16 17 जितने भी पॉइंट दिए गए। देखिए, ये कह रहे हैं वाइल फिलिंग द OMR शीट, इसका मतलब ये रिक्रूटमेंट आपका OMR पर होता है, ठीक है। PCS आपका जो एग्जाम होता है स्टेट में, वो OMR शीट पर लिया जाता है। एक सीट ऐसे एक पेपर सा रहता है, उस पर ऐसे रहता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से सीरियल होते हैं, और उसके आगे ABCD करके ऑप्शन होते हैं, और उसके अंदर सर्कल के अंदर लिखे होते हैं, आपको उसको डार्क कर देना होता है कि बी ऑप्शन सही लग रहा है तो बी को डार्क करा, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही लग रहा है तो डी वाले सर्कल को डार्क कर दिया। इस तरीके से आपको करने होते हैं। ऑप्शंस क्वेश्चन पेपर MCQ में रहेंगे, OMR पर शीट पर एग्जाम होगा, ये इन्होंने क्लियर कहा है। और बाकी आप यहाँ से सारे पॉइंट एक बार देख लेना। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बार पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपको सिर्फ अपने एग्जाम को करना है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। और कैंडिडेट शैल प्रोवाइड, OMR शीट की आपको एक कॉपी भी मिलेगी, वो आपको लेकर आनी होगी। और OMR शीट ओरिजिनल वाला वहाँ पर आपको इन्विजिलेटर, जो भी एग्जाम में आपको कोई, जो भी लोग दिख रहे हैं एग्जाम सेंटर पर, उनको बेसिकली देना है, जो आपका एग्जाम करवा रहे होंगे वहाँ पर, उनको इस चीज़ को देकर आना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे प्री के अंदर, और पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रहेगी। याद रखिए, प्री में नेगेटिव मार्किंग है, आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर, और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग जाएगी, ये इन्होंने बताई है। इफ ए कैंडिडेट, अगर एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा आंसर दे देता है तो उसके आंसर को रॉन्ग माना जाएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो आप एक ऑप्शन को कर दो या फिर उसको क्वेश्चन को छोड़ दो। लेकिन अगर आप उसमें दो ऑप्शन कर देते हो ये सोच के कि भाई मेरे को दोनों सही लग रहे हैं, तो ऐसे में आपके नेगेटिव मार्क हो जाएंगे, मतलब कि सही में से ना आपके मार्क्स घटा लिए जाएंगे, ये इन्होंने कह दिया है। देखिए, आपको बता दूं यहाँ पर एक इन्होंने आपकी कट ऑफ जो होती है कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने हैं आपको, वो बता देता हूँ। जो लोग भी 35% प्रीलिम्स एग्जाम आपका जितने भी मार्क्स का होगा उसका 35% से ज़्यादा जो लोग लाएंगे SC ST में, वो लोग सब पास मानेंगे अपने आप को। सिमिलरली अगर आप अदर कैटेगरी से हो, रिजर्व नहीं हो, तो आप 40% से ऊपर मार्क्स लाओगे, तब आप अपने आप को पास मान सकते हो, प्री में भी और मेंस में भी। कैंडिडेट को क्या करना होगा, मिनिमम मार्क इन कंपलसरी पेपर ऑफ, ठीक है, आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे कंपलसरी पेपर में, जनरल हिंदी के अंदर मिनिमम मार्क्स जितने बताएं वहाँ पर लाने होंगे जनरल हिंदी में। पेपर 2 जो प्रीलिम्स का रहेगा उसके अंदर ये कह रहे हैं क्वालिफाइंग पेपर रहेगा विद मिनिमम मार्क्स 33% के साथ। इट इज़ मैंडेटरी कैंडिडेट के लिए द पेपर्स ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्यूशन, ठीक है भाई। पेपर 2 में जो लोग 33% से ऊपर मार्क्स लाएंगे तभी उनका पेपर चेक होगा, ठीक है। पूरा पेपर तभी चेक होगा जो लोग 33% से ऊपर मार्क्स ले आते हैं।
मेरिट जो बनेगी कैंडिडेट की वो डिटरमाइंड होगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड इन पेपर 1। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर प्रीलिम्स में आपका पेपर 2 रहेगा, ठीक है। पेपर 2 में आपको 33% से ऊपर मार्क्स लाने हैं। पेपर 1 में आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतने उतने आपके चांस ये रहेंगे कि आप मेंस में बैठ रहे हो, मेंस में जा रहे हो। लेकिन पेपर 2 पास करना जरूरी है, सिर्फ उसको पास कर दो और पेपर 1 में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ जो कि आपको मेंस में पहुंचा दे, ठीक है। और इसमें आपका जो पेपर 2 के अंदर ही आप देखोगे जनरल हिंदी करके एक टॉपिक रहेगा, वो सभी को जो है उसमें मिनिमम मार्क्स लाने हैं, जो कि इन्होंने बता रखे थे 35% और 40% जो भी इनका बताया जा रहा है कट ऑफ में। और जो फिर उसके बाद आप पेपर 1 के बेस पर सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आप मेंस एग्जाम दोगे और इस तरीके से रिक्रूटमेंट आपका चलने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन है भाई सभी लोगों के लिए, एक बार इस चीज़ को रीड कर लेना, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके दिए गए हैं। डीएएफ फॉर्म आएगा, डीएएफ फॉर्म डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसको कहा जाता है, ये फॉर्म वही होता है आपका। मैं इसमें बताता हूँ इसके बारे में क्या होता है। ये डीएएफ करके एक फॉर्म आता है आपका, वो आपके मेंस एग्जाम के होने के तुरंत बाद, रिजल्ट के तुरंत बाद ये डीएएफ करके फॉर्म आएगा, जो कि इंटरव्यू से पहले आएगा। इसमें आपका प्रेफरेंस और बाकी सारी चीज़ें भराई जाएंगी। बेसिकली ये आपका डीएएफ फॉर्म यूपीएससी में भी आया था और इस तरीके से ही आते हैं सारे। तो लास्ट डेट सभी को समझ आई होगी भाई फॉर्म की, तो सभी लोग फॉर्म भर लेना समय से। अपेंडिक्स में कुछ बता रहे हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट, पहले देखिए प्रीलिम्स एग्जाम कहाँ कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको स्टेट यूपी में आकर इन पोस्टों पर जॉब करनी, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है और काफ़ी सही जॉब है। और अगर आप चाहते हो इस फील्ड में तो आपको यूपी स्टेट में आके सारी जॉबें करनी है। आपके यहाँ पर देखोगे डीएसपी की भी है, इंस्पेक्टर की भी है, एक्साइज इंस्पेक्टर भी है और बहुत सारे अलग अलग पोस्ट आपने देखे। लेकिन अभी सारे पोस्ट नहीं आए, सारे पोस्ट का हो सकता है अभी थोड़े टाइम में आ जाए इसमें नोटिफिकेशन। एक चीज़ और कह रहे हैं, ये अभी तक 220 वैकेंसीज आई हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका प्री एग्जाम के सेंटर आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, आजमगढ़ और बांदा, बलिया और बुदाऊं, बरेली, बस्ती, बिजनौर और बुलंदशहर, चंदौली, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिसको कहते हैं, गोंडा, हापुड़ और हरदोई, इटावा, जौनपुर, झांसी और बहुत सारी जगह इन्होंने बताई हैं दोस्तों। इन जगहों पर ये आपके सेंटर रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि आगरा में एक ही सेंटर देखने को मिल रहा है, हो सकता है 4-5 सेंटर हो, झांसी में भी हो सकता है बहुत सेंटर हो, प्रयागराज में हो सकता है 10 सेंटर हो। तो एक्चुअल नंबर यहाँ नहीं है, बेसिकली ये बताया कि इन जगहों पर सेंटर आपके नहीं है। अब अगर आप राज्य में, पूरे राज्य में आप इसके अलावा भी अलग अलग जगहें देखते हो तो वहाँ सेंटर नहीं होंगे, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इन्हीं जगहों पर सेंटर होगा। पूरा यूपी स्टेट बिजी रहेगा इस रिक्रूटमेंट में, ठीक है। ये आपके फॉर्म है। अगर आप राज्य के SC ST हो तो ये वाला फॉर्म लगा देना, OBC हो तो ये वाला फॉर्म, अपने फॉर्म में जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस फॉर्म में इस वाले सर्टिफिकेट को जरूर लगाना। अगर आप इन फील्ड से आ रहे हो, EWS वाले अपना फॉर्म देख लें। डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आप EWS में हो, उसके लिए फॉर्म अलग है, और डिसेबल्ड वाले कैंडिडेट के लिए फॉर्म अलग है, क्योंकि उनकी वैकेंसीज भी हैं। तो आप अपना फॉर्म यहाँ से देख सकते हो। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए फॉर्म अलग होता है और एक डिसेबिलिटी के लिए फॉर्म अलग होता है। ये चीज़ क्लियर कर दूं भाई डिसेबल्ड वाले लोगों को, तो आपके फॉर्म अलग अलग है। ऐसा मत करना कि मल्टीपल वाला लगा दो। आप अगर मल्टीपल डिसेबिलिटी में हो तो आप वो वाला लगाना। सभी लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना होगा। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अगर आप आरक्षित हो, मतलब कि उनकी फैमिली से आ रहे हो और इस जॉब को लेना चाह रहे हो, तो आप लोग इस वाले फॉर्म को लगाओगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे भाई। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के भी लिए भी फॉर्म है, स्पोर्ट पर्सन के लिए भी यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के फॉर्म है। एनसीसी वालों का फॉर्म है, आप देखोगे एनसीसी वालों का नहीं है, ये स्पोर्ट पर्सन के लिए ही है। अब आपको बताता हूँ प्रीलिम्स एग्जाम होने कैसे वाला। प्री होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मेंस रहेगा कन्वेंशनल टाइप रिटन एग्जाम, फिर वाइवा वॉइस पर्सनैलिटी टेस्ट, वही इंटरव्यू जिसको आप कह रहे हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका जॉब। OMR पर एग्जाम करा लेंगे। ये आपका सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, अपेंडिक्स 4 में इन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस डाला हुआ है। क्वेश्चन पेपर में आपके प्री में पेपर्स जो रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा और एंड ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा। पेपर 2 पेपर होंगे प्री में, पेपर सेल भी ऑब्जेक्टिव टाइप
200 नंबर के 2 पेपर होंगे, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस देंगे और शैल बी 150 100 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। द टाइमिंग ऑफ, देखिए पेपर तो इन्होंने बता दिया 200 नंबर का। क्वेश्चन में हो सकता है, क्वेश्चन पेपर में 200 नंबर में 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। टाइमिंग पेपर 1 का जो रहेगा सुबह में 9:30 से लेकर 11:30 में कंप्लीट होगा। पेपर सेकंड सेम डे में 2:30 से 4:30 में हो जाएगा। प्री का एग्जाम एक ही दिन में होगा। पेपर 2 जो आपका रहेगा प्री का, वो आप सभी को पास करना है 33% से ऊपर लाकर, और इट इज़ मैंडेटरी, मतलब कि 200 में से जो लोग 33% से ऊपर मार्क्स लाएंगे, 66 प्लस जो लोग लाएंगे वो लोग अपने आप को पास मानेंगे। ये मैंडेटरी है कैंडिडेट का कि वो अपीयर हो जाए, अपीयर रहे प्री के दोनों पेपर में अपने रिजल्ट को चेक करवाने के लिए, अपने रिजल्ट को देखने के लिए, तभी उसका रिजल्ट आएगा। जो मेरिट रहेगी कैंडिडेट की वो डिसाइड होगी पेपर 1 के बेस पर। पेपर 2 सिर्फ पास करे, पेपर 1 से मेरिट बनवाए और मेंस में जाए, उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस एग्जाम में आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें आपके कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपको बताया। तो जैसे आपको देखिए जनरल हिंदी, ऐसे और जनरल स्टडीज, जीएस के आपको कितने पेपर देने होंगे, यहाँ पर 2 पेपर हैं आपको, दो, और ये आपके जीएस के 6 पेपर, 6 जीएस के पेपर है। यूपीएससी में भी कुछ इस तरीके से ही होता है, जनरल हिंदी और ऐसे सभी के आप देख रहे हो कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। मेंस के पेपर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सिटिंग में कराए जाते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। ऑल पेपर शैल बी कन्वेंशनल टाइप एंड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस 3 आवर टाइम इज अलाउड। देखिए हर पेपर में आपको 3 3 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। 200 नंबर के पेपर रहेंगे सारे, फॉर ईच जीएस के सारे पेपर 200 नंबर के होंगे और बाकी वाले 150 नंबर के हैं। 150 मार्क्स के। टाइमिंग को पेपर का ही रहेगा, 3 घंटे के रहेंगे, 9:30 से 12:30 और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दोपहर में इस एग्जाम को कराया जाएगा। 2 सिटिंग चलेंगी हर दिन में और इस तरीके से एग्जाम होंगे। ये हर पेपर आप जो देख रहे हो ना, ये 200 नंबर में 3 3 घंटे में अलग अलग तरीके से कराए जाते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है इनको। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इन सच मिनिमम मार्क्स इन द पेपर ऑफ जनरल हिंदी। ठीक है, आपको जनरल हिंदी में एक मिनिमम मार्क्स लाने हैं, जो यूपीपीएससी बता देगा आपको कितने लाने हैं, उतने ले आना। पिछली बार भी बताए गए थे तो आप उसको चेक कर लेना, उसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट, वाइवा वॉइस रहेगा। इंटरव्यू जिसको आप कह रहे हो, मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, करेक्टर आपका कैसा है, एक्सप्रेशन और आप कैसे दिखा रहे हो, पावर और पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, जनरल सुटेबिलिटी फॉर द सर्विस, सर्विस के लिए आप सुटेबल हो या नहीं हो, वो सब चेक हो जाती है इंटरव्यू के दौरान। सिलेबस प्री का मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ का आप देखोगे, यही पेपर आपका डिसाइड करेगा मेंस में जाने के लिए, जो 200 नंबर का है। इस वाले पेपर को बहुत अच्छा देना, लेकिन मैं आपको बता दूं पेपर 2 में दोस्तों आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर क्लियर करने हैं। करंट इवेंट आपसे पूरे देश के, इंडिया के और दूसरे देशों के पूछेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है उनकी, करंट इवेंट जो आज के समय पर चल रहे हैं पूरे देश में, और हिस्ट्री क्या है इंडिया की, और इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या क्या हुई, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी क्या रही, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया की क्या रही थी, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं आज के समय में पूरे देश में, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो आपको मैंने ऊपर टॉपिक बताए उन्हीं को ये डिटेल में बताया जा रहा है, तो आप इस सबको रेडी कर लेना। पेपर 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको वो पास करना जरूरी है। अब आप अगर ये देखते हो, पेपर 1 का जीएस आपने देख लिया, पेपर 2 में अलग जीएस आएगा, ठीक है। सेम आप सेम डे में ये चीज दोगे, अलग अलग जीएस देखने को मिलेंगे। आपका हो गया यार सेम जीएस में अलग अलग एग्जाम के पैटर्न, अलग अलग क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल रहे हैं, ये चीज आप वहां पर शॉक हो जाओगे इस चीज को देखकर। डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और जनरल हिंदी और इंग्लिश 10वीं क्लास तक की आएगी सेकंड जीएस में। और इसी के अंदर आपको वो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप दूसरी वाली बात कर रहे थे, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर वाला एक एग्जाम की। आपको बता दूं 10वीं क्लास तक का एलिमेंट्री मैथ्स आएगा, अर्थमेटिक, अलजेब्रा बहुत सिंपल है, 10th क्लास का मैथ्स आप करेक्ट कर लोगे यहाँ से, तो इस तरीके से आपका रहेगा। और ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स 10वीं लेवल तक का इंग्लिश का सिलेबस आप देख लो, हिंदी का देख लो, और इस तरीके से रहेगा। अभी आपने सिर्फ प्री का सिलेबस देखा है, ठीक है भाई। अब आप जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आपका हिंदी का सिलेबस देख रहे हो ना, उन्होंने कहा था कि हिंदी में आपको पास करना है। प्री के एग्जाम में आपको क्या करना है, इस जीएस पेपर 1 वाले पे पूरे अच्छे से फोकस रखना है, और इस वाले हिंदी वाले, इस वाले सारे पार्ट पर फोकस रखना है। आप अगर इन चीज़ों को क्रैक करते हो तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट अपने आप को मेंस में ले जाओगे, ठीक है। हाँ, बाकी वाले तब देखना, पहले आप इन वाले पैटर्न, इन वाले सेक्शंस को कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद आप मेंस में आ जाओगे। मेंस में आपको कह रहे हैं
सेम रोल नंबर रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। अब ये बताया जा रहा है इसमें क्या क्या रहेगा, आपको देखोगे कि जैसे आपने ऊपर पैटर्न देखा मेंस का, उस हिसाब से हिंदी में ये सब पूछा जाएगा आपसे। और इसके अलावा इंग्लिश में आपसे ऐसे पूछ लिए जाएंगे, लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्पेयर और पॉलिटिकल स्पेयर, तो ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। फिर आपके जो जीएस के पेपर हैं मेंस में, उसमें आप देखोगे जीएस 1 का सिलेबस अलग है, जीएस 2 का अलग है। ठीक है, इस तरीके से आपको रेडी करने हैं। जीएस 3 का सिलेबस अलग देखोगे, और फिर जीएस 4, 5 और 6 इस तरीके से रहेगा। और रिलेवेंट सर्विस रूल्स फॉर रिलेटेड पोस्ट, देखिए अभी इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। देखिए 1982 में ये अमेंड होके चेंजेस होके आ गए थे इस रिक्रूटमेंट में, उसके हिसाब से ये रिक्रूटमेंट चल रही है। तो आप सारे ये बता रहे हैं कि किस बिहाफ पर हम रिक्रूटमेंट आपका कर रहे हैं, तो हमने सारे रूल बना दिए गवर्नमेंट में। उसके बाद और ये अमेंड भी होते रहे, मतलब चेंज भी होते रहे। लास्ट चेंज इसमें 1982 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, इस तरीके से सब चीज़ें होती रही और अब जाके रिक्रूटमेंट हो रही है। तो आपने सिलेबस देख लिया, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, आप समझ लिया आपने क्या क्या पूछ रहे हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रहेगा, 220 वैकेंसीज है। जिस लोगों को भी, जिनको भी अप्लाई करना हो अप्लाई कर देना, ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ठीक है भाई, ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पर पीसीएस का वैकेंसी ले सकते हो, अगर आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय से अगर चाहो तो स्टेट यूपी में जाकर इस वैकेंसी को ले सकते हो। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, बहुत सारे पावर्स होते हैं इन पोस्टों पर। ठीक है भाई, पावर्स तो होते ही हैं, पर्क्स मीन्स बेनिफिट्स होते हैं, आपके सैलरी काफ़ी सही होता है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं आपको बता दूं मेंस वाले नोटिफिकेशन में एक्चुअल सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और मेंस का पिछला साल का भी नोटिफिकेशन एक बार देख लो। पिछला साल मतलब ऐसा नहीं है वो इसी दुनिया में ही है, पिछला साल मीन्स कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वो यूपीपीएससी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप सभी लोग इस चीज़ को देख लेना। रिक्रूटमेंट काफ़ी सही है आपके स्टेट यूपी में, आप पूरे देश से कहीं से ही फॉर्म भर सकते हो। इसमें याद रखें अदर स्टेट वाले यूआर माने जाएंगे। ठीक है, अगर आप SC ST हो ना अपने राज्य में, तब भी ये आपको यूआर मिलेंगे, लेकिन आपको जॉब जरूर दे देंगे। स्टेट गवर्नमेंट है, इस वजह से जॉब आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य में सारी जॉबें होंगी, सारे ही पोस्ट अच्छे हैं। एग्जाम में आप मान सकता हूँ भाई, देखो 8 से 9 एग्जाम तो मेंस के हो रहे हैं और 2 एग्जाम आपके प्री में हो रहे हैं। तो आप देखोगे 10 से 11 एग्जाम आप 3-3 घंटे की सिटिंग में दोगे यहाँ पर, तब जाके आपको ये जॉब मिलेगी। इसके बाद भी आप 11 से 12 एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू अलग से दोगे, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, फिर जाके जॉब मिलेगी। आप ये मान के चलो इसका पूरा ईयर एंड चला जाएगा, तब जाके आपके हाथ में ये जॉब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे आओगे ना, तो नोटिफिकेशन के साइड में आपको अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आपको ये दिखेगा ऑथेंटिकेट विद OTR, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको बताना है कि हाँ भाई मैंने OTR आज तक नहीं किया। फिर आप डायरेक्ट आ जाओगे इस तरफ, देखो आपको दिख रहा होगा कि आप अपना OTR कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सारे लिंक मैंने आपको दे दिए हैं वीडियो के नीचे, जाए जल्दी से अप्लाई करें। टाइम बहुत कम है, सिर्फ जनवरी मंथ है आपके पास। उसमें भी ये कह रहे हैं कि जो लोग फीस पेमेंट कर लेंगे 29 तारीख तक, वही लोग 2 फरवरी तक फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म सबमिट का डेट तो इन्होंने 2 फरवरी रखा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का समय इन्होंने लिमिटेड रखा है, जो कि 29 जनवरी तक रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे को इतना समझ आता है कि सभी लोगों को इतनी जानकारी क्लियर हुई होंगी, एक एक चीज़ बता दी है आपको। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट में बताएं और इस जानकारी को सभी लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।